हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है नोमैडिक एम्पायर्स और इस चैप्टर में हम जानेंगे अबाउट जेंगिस खान और साथ में डिस्कस करेंगे मंगोल एम्पायर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर हम बात करें अबाउट द टाइटल ऑफ द चैप्टर, तो चैप्टर का नाम है नोमैडिक एम्पायर्स। नोमैडिक एम्पायर यानी कि ऐसे एम्पायर विच आर एस्टैब्लिश्ड या फिर फॉर्म्ड बाय नोमैडिक पीपल। अब नोमैडिक पीपल कौन होते हैं? तो ये होते हैं वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते रहते हैं इन सर्च ऑफ लैंड, फूड, वाटर एंड वेरियस अदर रिसोर्सेज। ठीक है, तो इन्हीं को कहा जाता है नोमैडिक पीपल। और जब इन लोगों ने एम्पायर्स बनाए तो उन एम्पायर्स को बोला जाने लगा नोमैडिक एम्पायर्स। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे विद द इंट्रोडक्शन। द चैप्टर एक्सप्लोर्स नोमैडिक एम्पायर्स, particularly the Mongol Empire under Genghis Khan, which was one of the largest land empires in history। तो यानी कि इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट नोमैडिक एम्पायर्स। नोमैडिक एम्पायर्स में भी हम पर्टिकुलरली बात करेंगे मंगोल एम्पायर के बारे में। ये एम्पायर स्टेब्लिश किया था जेंगिस खान ने और ये था लैंड का वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर्स। ठीक है, इसीलिए हम इसे डिस्कस कर रहे हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, मूविंग फॉरवर्ड, दिस चैप्टर फोकसेस ऑन देयर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, मिलिट्री स्ट्रेटजीज, कल्चरल इंटरेक्शंस एंड इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल हिस्ट्री। यानी कि इस चैप्टर में हम जानेंगे अबाउट मंगोल एम्पायर, उसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में, मिलिट्री स्ट्रेटजीज के बारे में, क्या क्या इनकी स्ट्रेटजी रहती थी टू कॉन्कर मोर एंड मोर एरिया। इसके अलावा कल्चरल इंटरेक्शन कैसे थे, बाकी रिलीजियंस के साथ इन लोगों का कैसा बिहेवियर था, एंड डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल हिस्ट्री। यानी कि जो वर्ल्ड ग्लोबल हिस्ट्री है उसके ऊपर नोमैडिक एम्पायर्स दैट इज मंगोल एम्पायर का क्या इफेक्ट देखने को मिला, जेंगिस खान का क्या रोल है। ठीक, तो ये सारा कुछ ही हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। शुरू करेंगे विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, द मंगोल्स एंड देयर सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर हम मंगोल्स कौन थे ये बेसिक समझेंगे और साथ में देखेंगे इनकी सोसाइटी का सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो देखो, मंगोल्स वर नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट लिविंग इन सेंट्रल एशिया, प्राइमरीली इन स्टेपीज यानी कि ग्रासलैंड्स। स्टेपीज का मतलब होता है ग्रासलैंड्स। ठीक, अब ये जो मंगोल्स थे ये लोग रहते थे सेंट्रल एशिया के स्टेपीज यानी कि ग्रासलैंड वाले एरिया में, और साथ में थे ये पेस्टोरलिस्ट, दैट मींस ये अपने साथ रखा करते थे एनिमल्स को जिनके प्रोडक्ट्स को ये यूज करते थे। ठीक, तो जब भी ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो ये इन सारे ही एनिमल्स को अपने साथ लेकर जाते थे। और ये रहते कहाँ थे? हमने पढ़ लिया सेंट्रल एशिया के स्टेपीज में। दे हर्डेड शीप, गोट, हॉर्सेस, कैमल्स एंड याक्स। यानी कि ये जो सारे ही एनिमल्स थे इनको ये लोग रखा करते थे अपने साथ, और जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो इनको भी अपने साथ ले जाया करते थे। ठीक है, इसके अलावा द सोसाइटी वाज ट्राइबल, दैट मींस जो सोसाइटी थी वो ट्राइबल सोसाइटी थी। जो लोग थे वो बिलीव करते थे कि उन सबके कॉमन एंसेस्टर्स हैं और उनके कॉमन कल्चर्स भी थे। द सोसाइटी वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लैंस एंड लिनिएजेस, यानी कि अलग अलग ग्रुप्स में सोसाइटी डिवाइडेड थी, और अलग अलग लिनिएजेस यानी ऐसे ग्रुप्स जो कि फॉर्म किए गए थे ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड लाइन। ठीक है, यानी कि जो सेम फैमिली के लोग थे जब वो बड़ी हो गई तो उन्होंने अपने अलग अलग लिनिएजेस भी फॉर्म कर लिए। ठीक, तो यहाँ की जो सोसाइटी थी वो अलग अलग क्लैंस और लिनिएजेस में डिवाइडेड थी। तो ये तो हमने देख लिया बेसिक सोसाइटी कैसी थी। बात करें अबाउट इकोनॉमी की, तो देखो, सिंस ये लोग एनिमल्स रखते थे, उनसे जो इनको प्रोडक्ट्स मिलते थे उनके ऊपर डिपेंडेंट थे, तो इसीलिए इनकी इकोनॉमी भी बेस्ड थी ऑन एनिमल हस्बेंड्री। इसके अलावा ट्रेड पर, एंड ओकेजनली ये लोग रेड भी किया करते थे। ठीक है, अब ट्रेड किसकी करते थे? तो देखो, दे ट्रेडेड एनिमल प्रोडक्ट्स फॉर ग्रेन, टेक्सटाइल एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स विद सेटल्ड सोसाइटीज लाइक चाइना। दैट मींस जो इनको एनिमल से प्रोडक्ट मिलता था उसको ये ट्रेड करते थे चाइना जैसी सेटल्ड सोसाइटीज के साथ, जिससे ये अपने प्रोडक्ट्स उन्हें देते थे और उनसे लेते थे ग्रेन्स, टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ठीक है, तो ये थी मंगोल्स की इकोनॉमी, जिसमें सबसे पहले मेन रोल था एनिमल हस्बेंड्री का। उसके प्रोडक्ट से ये लोग ट्रेड करते थे और साथ में कभी कभी ओकेजनली ये लोग रेड भी किया करते थे। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ ट्राइबल चीफ्स। तो ट्राइबल चीफ्स कौन थे? तो देखो, यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग ट्राइब्स प्रेजेंट थी, जैसे कि तातर्स, केतान्स, नैमान्स, मेरकेट्स एंड मंगोल्स। ठीक है, अब ये जो हर एक अलग अलग ट्राइब थी इनके चीफ्स थे। ये जो चीफ्स थे ये इलेक्टेड होते थे एंड दे हैड अथॉरिटी ओवर देयर ट्राइब, यानी कि हर ट्राइब का जो चीफ होगा उसकी अथॉरिटी होगी उसकी ट्राइब के ऊपर। ये जो चीफ्स थे इनका इलेक्शन बेस्ड था ऑन द बेसिस ऑफ देयर मिलिट्री एबिलिटी एंड देयर कैरिस्मा, उनकी कितनी अच्छी मिलिट्री एबिलिटी है इस बेसिस पर, और साथ में डिपेंड करता था ऑन देयर एबिलिटी टू अट्रैक्ट अटेंशन, ताकि लोग उन्हें अपने लीडर की तरह देख पाए। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जिस पर डिपेंड करता था किसी भी इंसान का ट्राइबल चीफ बनना, जिनके पास होती थी पूरी अथॉरिटी ओवर द ट्राइब। ठीक है, तो ये हमने देख लिया बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द मंगोल्स एंड देयर सोसाइटी। मूविंग फॉरवर्ड, जेंगिस खान द फाउंडर ऑफ मंगोल एम्पायर। तो अब हम बात करने वाले हैं अबाउट जेंगिस खान, जिन्होंने ये मंगोल एम्पायर फाउंड किया था। He was born as Temujin around 1162 CE. ठीक है, तो initially he was called as Temujin. Moving forward, he belonged to Borjigin clan. ठीक है, तो वो एक ग्रुप को बिलोंग करते थे जिसका नाम था बोरिजिगिन। ठीक, He faced hardship after his father was poisoned by rivals, यानी कि बहुत ही अर्ली एज से उनको बहुत सारी हार्डशिप फेस करनी पड़ी थी बिकॉज हिज फादर वॉज पॉइजन बाय राइवल्स, जिसके बाद उनके फादर की डेथ हो गई थी एंड उनकी मदर ने ही उनकी टेक केयर की थी। ठीक, ओवर द टाइम ही गेन रेपुटेशन एज अ फियर्स वॉरियर एंड अ स्किल्ड डिप्लोमेट। फियर्स वॉरियर यानी कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एंग्री एंड अग्रेसिव वॉरियर। ओवर द टाइम उन्होंने अपनी ऐसी एक इमेज क्रिएट कर ली थी और साथ में ही वॉज ऑल्सो अ वेरी स्किल्ड डिप्लोमेट। ठीक है, तो इनिशियली हमने देख लिया कि कहाँ वो बॉन्ड हुए थे। इनिशियली उनको जाना जाता था एज टेम्युजिन। ओवर द टाइम उनके
फादर की डेथ हुई, उन्होंने बहुत सारे हार्ड टाइम्स देखे और धीरे धीरे उनकी इमेज बिल्डअप हुई ऑफ अ वेरी फियर्स वॉरियर एंड अ वेरी स्किल्ड डिप्लोमेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ ही रोज टू पावर। सो ही डिफीटेड राइवल ट्राइब्स एंड यूनिफाइड द मंगोल्स बाय 1206, यानी कि जो भी उनके राइवल एनिमी वाले ट्राइब्स थे, इन्होंने उन सबको डिफीट किया और इन्होंने सारे ही मंगोल्स को यूनाइट किया, ठीक, बाय 206। इसीलिए कहा जाता है इन्हें फाउंडर ऑफ मंगोल एम्पायर। In 206, he was proclaimed Genghis Khan, that means universal ruler, by Kurultai, that is tribal council। एक ट्राइबल काउंसिल क्रिएट की जाती थी जिसका काम होता था ट्राइब का लीडर को चूज करना, ठीक है। तो इस ट्राइबल काउंसिल ने जेंगिस खान को 1206 में अपना रूलर स्टैब्लिश किया, अपना रूलर अनाउंस कर दिया, ठीक है। जेंगिस खान का मतलब था यूनिवर्सल रूलर। His empire expanded rapidly across Asia and Europe, और इसके बाद रैपिडली जो था मंगोल एम्पायर वो बढ़ता चला गया अक्रॉस एशिया एंड यूरोप। अब जब ये एम्पायर इतनी जल्दी इतना ज्यादा बढ़ रहा था तो इसमें जो मेन इनपुट था, जो मेन फोर्स थी बिहाइंड दिस एक्सपेंशन, वो थी इनकी मिलिट्री, राइट। तो अब हम डिस्कस करेंगे मिलिट्री स्ट्रेटजीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो बात करें अगर मिलिट्री स्ट्रेंथ की, तो द मंगोल आर्मी वॉज हाईली मोबाइल, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन। इनकी जो आर्मी थी वो बहुत ज्यादा मोबाइल थी, दैट मीन्स इट वॉज वेरी फास्ट, वेरी क्विक। साथ में इन्होंने अपनी आर्मी को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था एंड इट वॉज वेरी डिसिप्लिन, दैट मीन्स अगर इन्हें कोई भी प्लान अटैक करना होता था या कुछ भी करना होता था तो इनकी पूरी आर्मी उसे बहुत ही अच्छे से प्रॉपर्ली फॉलो भी करती थी और इंप्लीमेंट भी कर पाती थी, ठीक है। इसके अलावा कैवलरी वाज द बैकबोन, स्पेशली स्किल्ड हॉर्स आर्चर्स, यानी कि कैवलरी यानी कि जो घुड़सवार थे वो इनकी आर्मी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे। ये लोग बहुत ही वेल ट्रेन्ड और स्किल्ड हॉर्स राइडर्स थे एंड दे वर आल्सो वेरी गुड आर्चर्स, ठीक है। तो ये थे इनकी आर्मी के बैकबोन। मूविंग फॉरवर्ड, दे यूज्ड फील्ड रिट्रीट्स, सरप्राइज अटैक्स एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर्स। अब देखो, फील्ड रिट्रीट का मतलब ये लोग क्या करते थे, दे यूज्ड टू प्रिटेंड टू रिट्रीट फ्रॉम एनिमी। ये ऐसा दिखाते थे कि हम लोग वापस जा रहे हैं और एनिमी को लगता था कि चलो अब ये लोग गए, लेकिन जैसे ही इन्हें मौका मिलता था ये अपने एनिमी को हरा देते थे। तो ये एक इनकी ट्रिक थी जिसे ये लोग यूज किया करते थे। इसके अलावा ये लोग सरप्राइज अटैक कर देते थे ऑन द एनिमी एंड समटाइम्स दे यूज्ड टू डू साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, यानी कि साइकोलॉजिकली अलग अलग प्रोपेगेंडा बनाते थे, अलग अलग ट्रिक्स का यूज करते थे और अपने जो एनिमी था उसको इन्फ्लुएंस करते थे, उसकी थिंकिंग और उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते थे, ठीक है। तो ये भी कुछ उनके ट्रिक्स थे जिसके थ्रू ये इतना बड़ा एम्पायर जो था उसे कैप्चर कर पाए। नेक्स्ट, दे अडॉप्टेड सीज टेक्निक्स फ्रॉम द चाइनीज। इसके साथ ही इन्होंने चाइनीज से सीज टेक्निक सीखी थी, जिसमें क्या होता था कि आपका जो अपोनेंट है या तो आप उसे एनसर्कल करो या उसे आइसोलेट करो, अलग ले जाओ और उसे डिफीट कर दो, ठीक है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया मंगोल्स के कुछ मिलिट्री स्ट्रेंथ, इनकी टेक्निक्स एंड ट्रिक्स। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम बात करें अबाउट द आर्मी, तो इनकी आर्मी बेस्ड थी और डेसिमल सिस्टम, यानी कि आर्मी में अलग अलग यूनिट्स बनाई गई थी एंड ये यूनिट्स बनाई गई थी एज अ मल्टीपल ऑफ 10। जिस यूनिट में 10 सोल्जर्स होते थे उसे कहते थे अर्बान, 100 सोल्जर्स वर कॉल्ड जोन, 1000 soldiers were called Mingan and 10,000 soldiers were called Tumen। ट्यूमेन जो थी वो थी इनकी सबसे बड़ी यूनिट ऑफ द सोल्जर्स, ठीक। मूविंग फॉरवर्ड, साथ में ये लोग इंटेलिजेंस का भी यूज करते थे। स्पाइज एंड स्काउट्स कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स इन्होंने अलग अलग किंगडम्स में अलग अलग जगहों पर अपने स्पाइस, अपने गुप्तचर वगैरह स्टैब्लिश कर रखे थे जो इन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया करते थे। साथ में जेंगिस खान क्रिएटेड पोस्टल रिले सिस्टम टू कम्युनिकेट क्विकली अक्रॉस द एम्पायर। अब सिंस इनका जो एम्पायर था वो टाइम के साथ साथ बहुत बड़ा होता जा रहा था, तो इसीलिए जेंगिस खान ने क्रिएट किया था पोस्टल रिले सिस्टम। इस सिस्टम में बहुत सारे स्टेशंस का नेटवर्क यूज किया था और इन स्टेशंस को यूज करके ये लोग इजीली कम्युनिकेट कर पाते थे और एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन बहुत ही इजीली पहुंचा देते थे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया ऑल अबाउट द मिलिट्री, कैसे मिलिट्री इतने अच्छे से फंक्शन कर पा रही थी और इतना बड़ा एरिया इन्होंने इतनी जल्दी कैप्चर कर लिया। नेक्स्ट, अगर हम बात करें अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर, तो इन्होंने बहुत सारा एरिया कॉन्कर किया। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ चाइना अगेंस्ट जिन डायनेस्टी, सेंट्रल एशिया में Khwarizmian Empire was defeated by the Mongols, then West Asia में बगदाद sacked in 1258 to Hulaku, ठीक है। sacked का मतलब dismissed। इसके बाद रशिया एंड ईस्टर्न यूरोप की बात करें तो Mongols reached Hungary and Poland। तो इन्होंने बहुत बड़ा, बहुत डाइवर्स एम्पायर कैप्चर कर लिया था। नेक्स्ट, सक्सेसर्स ऑफ जेंगिस खान, तो जेंगिस खान की डेथ हो गई थी इन 1227 और इसके बाद इनका एम्पायर इनके बेटों के बीच में डिवाइड किया गया था और इनके थे 4 बेटे जिनके नाम थे ओगेडी, चगाटी, तोलुई एंड जोगजी, ठीक है। ओगेदी बिकेम द ग्रेट खान एंड कंटिन्यूड एक्सपेंशन। जेंगिस खान की डेथ के बाद उनकी पोजीशन ली थी ओगेडी ने एंड ही वाज कॉल्ड एज द ग्रेट खान, ठीक है। एंड ही फर्दर कंटिन्यूड द एक्सपेंशन आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। नाउ टॉकिंग अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन, सोसाइटी में क्या रूल्स फॉलो होते थे, क्या अलग अलग रेगुलेशंस थे, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे मंगोल्स अंडर जेंगिस खान, गवर्नेंस एंड लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर मंगोल का एक कोड था जिसे बोला जाता था यसा। यसा वॉज सेट ऑफ लीगल कोड्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन। इसमें सारे ही लीगल कोड्स और एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस थे जो कि मंगोल्स को फॉलो करने थे। इसमें उन्हें सब कुछ ही प्रोवाइडेड था, फ्रॉम मिलिट्री डिसिप्लिन, थेफ्ट, एडल्ट्री एंड टैक्स कलेक्शन टू एवरीथिंग, ठीक। तो सारे ही कुछ, हर चीज से रिलेटेड रूल्स, रेगुलेशन और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये सब कुछ प्रोवाइडेड था इन दिस मंगोल कोड।
These promoted religious tolerance, loyalty and justice. ये जो कोर्स थे ये religious tolerance प्रमोट करते थे, that means सारे ही religious को equally treat किया जाता था। इसके अलावा justice and loyalty was also promoted through this course, ठीक। तो ये थे the law under Genghis Khan। और साथ में अगर हम बात करें about bureaucracy, that means officials, so the advisors were from different cultures, Chinese, Persian and Muslims. Since they promoted religious tolerance, तो जो इनके officials थे, जो इनके advisors थे, वो different cultures से थे, चाइनीज भी थे, पर्शियंस भी थे, मुस्लिम्स भी थे। एंड देयर रोल वाज टू इंश्योर एफिशिएंट टैक्स कलेक्शन एंड गवर्नेंस, यानी कि इनका रोल क्या था, ये मेक श्योर करना कि जो टैक्स है वो प्रॉपर्ली कलेक्ट हो रहा है एंड साथ में एवरीथिंग इज बीइंग गवर्न प्रॉपर्ली। तो ये था ऑल अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द मंगोल एम्पायर। नाउ मंगोल रिलेशन विद अदर सिविलाइजेशन, उस टाइम पर जो बाकी अदर सिविलाइजेशंस थे उनके साथ मंगोल्स के कैसे रिलेशंस थे, तो देखो ऑलरेडी हमें पता है कि दे प्रैक्टिस रिलीजियस टॉलरेंस, तो देयरफॉर जेंगिस खान अलाउड फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वेलकम्ड बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस। ही वाज नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, हर किसी को वो वेलकम करते थे, बुद्धिस्ट हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, एवरीवन वाज वेलकम। दे वर टॉलरेंट टुवर्ड्स ऑल रिलीजन्स एंड ऑल्सो दे यूज रिलीजन टू लेजिटिमाइज पावर, यानी कि अपनी पावर को लॉफुल दिखाने के लिए ये रिलीजन का यूज करते थे। इट वाज बिलीव्ड दैट भगवान ने भेजा है जेंगिस खान को टू कंट्रोल दिस एम्पायर, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज। तो मंगोल एम्पायर रिवाइव्ड एंड प्रोटेक्टेड द सिल्क रूट, जो सिल्क रूट था मंगोल्स ने उन्हें रिवाइव किया एंड साथ में उसे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया, क्योंकि हमने इनिशियली पढ़ा था कि जब भी यहाँ पर ट्रेडर्स वगैरह जाते थे तो उनके साथ काफी लूट वगैरह होती थी, ठीक है। सो व्हाट मंगोल्स डिड, इन्होंने इस रूट को रिवाइव किया एंड साथ में प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया। इससे The movement of traders, scholars, diplomats and artisans was facilitated. That means अब इनका जो मूवमेंट था वो पहले से इजी भी हो गया था and now it was also possible, ठीक। तो ये सारा कुछ किया था मंगोल्स ने। अब जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ट्रेड हो रहा है, स्कॉलर्स एंड आर्टिसंस मूव कर रहे हैं, तो ऐसे में एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज भी देखने को मिली, जैसे कि गन पाउडर, प्रिंटिंग, पेपर करेंसी एंड मेडिकल नॉलेज। सो ऑल दिस वाज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द मंगोल एम्पायर अंडर जेंगिस खान। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट्स ऑफ मंगोल एम्पायर। तो इस एम्पायर के पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट्स थे। तो पहले हम देखेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, कल्चरल एंड कॉमर्शियल एक्सचेंज बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। अब जैसे जैसे ट्रेड बढ़ गई थी, लोगों का आना जाना बढ़ गया था, तो वेस्ट और ईस्ट के बीच में कल्चरल एंड कॉमर्शियल एक्सचेंज देखने को मिला। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज एक्सचेंज हो रही थी और साथ में अलग अलग चीजों का ट्रेड भी हो रहा था। Establishment of Pax Mongolica, ये क्या होता है? So Pax Mongolica is a period of relative peace and stability, वो वाला पीरियड जहाँ पर there was peace and stability in the Mongol Empire. Spread of technologies and knowledge, वो हमने ऑलरेडी पढ़ी लिया, it was because of various trades and the communication through Silk Route. Moving on, अगर हम नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले तो डिस्ट्रक्शन ऑफ सिटीज। That means बहुत सारी जो सिटीज थी वो डिस्ट्रक्ट हो गई थी बिकॉज ऑफ देयर फाइट्स, ठीक है। जैसे निशापुर, समरकंद, बगदाद, ठीक है। ये सारी ही जो सिटीज थी दीज वर डिस्ट्रक्टेड बिकॉज ऑफ अटैक बाय मंगोल एम्पायर। नेक्स्ट, लार्ज स्केल मैसेकर, दैट मींस किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जब भी अटैक्स करते थे, जब भी किसी सिटी को डिस्ट्रॉय करते थे, तो बहुत सारे लोगों को मार दिया करते थे। थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल वर किल्ड। नेक्स्ट, डिसरप्शन ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जहां पर जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता था ये उसे जाकर डिस्ट्रक्ट कर देते थे, खराब कर देते थे। तो दीज ऑल वर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द मंगोल एम्पायर, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिक्लाइन ऑफ दिस एम्पायर, ये एम्पायर डिक्लाइन कैसे हुआ, खत्म कैसे हुआ। तो देखो, द एम्पायर फ्रेगमेंटेड इनटू 4 खानतीज। खानतीज का मतलब एरिया और जुरिस्डिक्शन अंडर अ खान। तो जो एम्पायर था वो 4 खान्स के अंडर डिवाइड हो गया था, यानी कि 4 खानतीज में डिवाइड हो गया था। युआन डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड इन चाइना, इल्खानेट इन पर्शिया, चगाताई खानटे इन सेंट्रल एशिया एंड गोल्डन होर्डे इन रशिया, ठीक है। तो ये थे 4 एम्पायर्स जिसमें आगे चल के मंगोल एम्पायर वाज फ्रेगमेंटेड, इट वाज डिवाइडेड। तो देखो, सबसे पहले तो ये बड़ा एम्पायर 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, तो देयर वर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस एंड इनएबिलिटी टू गवर्न डाइवर्स रीजन्स लेड टू ग्रेजुअल डिक्लाइन। यानी कि इसके बाद बहुत सारे इंटरनल चैलेंजेस आए, साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस भी थे अलग अलग, एंड द लीडर्स वर इनेबल टू गवर्न द डाइवर्स रीजन, ठीक है। तो वो लोग इतने कैपेबल नहीं थे कि वो इतना सारे डाइवर्स रीजन को गवर्न कर पाए। उन्हें ये नहीं पता था कि अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करनी है, और भी अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स थे, चैलेंजेस थे। और इन्हीं सारे रीजंस की वजह से धीरे धीरे ये जो एम्पायर था इट वाज ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग, ये खत्म हो रहा था। The Black Death Plague also played a role in weakening the empire. इस टाइम पर एक ब्लैक डेथ प्लेग हुई थी जिसने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन weakening the empire. Because of this plague, around 50 million people perished, यानी कि 50 मिलियन पीपल की डेथ हो गई थी because of this plague, ठीक है। तो इस प्लेग ने भी एक रोल प्ले किया in the decline of Mongol empire. Now next, talking about the legacy of Genghis Khan and the Mongols. Although empire खत्म हो गया, but what is its legacy? Empire खत्म होने के बाद भी there are certain things which are still remembered, ठीक है। Often remembered for the brutality, but also for unifying vast territories, कल्चरल एक्सचेंजेस एंड प्रमोटिंग ग्लोबल इंटीग्रेशन। यानी यूजुअली जब हम जेंगिस खान की बात करते हैं तो हम याद करते हैं उनकी ब्रूटैलिटी, दैट मींस हिज वेरी क्रूअल एंड वायलेंट बिहेवियर। लेकिन इसके साथ में और चीजें भी याद की जाती हैं, लाइक हिज एफर्ट्स टू यूनिफाई वास्ट टेरिटरीज, जो उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी टेरिटरीज को यूनिफाई कर दिया था, इतने बड़े लैंड एरिया को वो अपने एक मंगोल एम्पायर के अंडर ले आए थे। सो दिस वाज क्वाइट कमेंडेबल। साथ में कल्चरल एक्सचेंजेस जो हो रहे थे, ही वाज ओपन टू ऑल द रिलीजन, देयर वाज नो रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोटिंग ग्लोबल इंटीग्रेशन, दैट मींस ट्रेड हो रही थी, लोगों की कनेक्टिविटी
बढ़ रही थी, लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर पा रहे थे। सो ऑल दिस वाज ड्यू टू जिंगिस खान। नेक्स्ट, मंगोल पोस्टल सिस्टम, मेरिटोक्रेसी एंड डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी इन्फ्लुएंस्ड फ्यूचर एम्पायर्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो देखो, जो बाद वाले फ्यूचर एम्पायर्स थे वो भी इन्फ्लुएंस थे बाय मंगोल पोस्टल सिस्टम। जो उन्होंने पोस्टल सिस्टम स्टैब्लिश किया था वो आगे वाले लोगों के लिए काम भी आया, हेल्पफुल भी रहा, और इससे वो लोग और बेटर भी बना पाए। इसके अलावा मेरिटोक्रेसी, दैट मींस पीपल गेट पावर एंड मनी ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी। अब देखो, हम चैप्टर की स्टार्टिंग से एंड में अगर हमने ये चीज जरूर नोटिस की कि यहाँ पर देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी। जो जितना बढ़िया करेगा, जिसके पास जैसी एबिलिटी होगी, उसके अकॉर्डिंग उसके पास पावर एंड मनी होगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज मेरिटोक्रेसी। एंड लास्ट, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, यानी कि उन्होंने जो अपने आसपास के एरियाज के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन किए थे, जो इम्यूनिटी हासिल की थी, उसकी वजह से जो बाद वाले रूलर्स थे उनको हेल्प भी मिली। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया था लेगेसी। मूविंग ऑन, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंसेप्ट जो कि हमने इस चैप्टर में अभी तक पढ़े हैं। तो सबसे पहले नोमैड्स, ये कौन होते हैं? पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, पेस्चर और ट्रेड। ठीक है, वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते रहते हैं फूड के लिए, ट्रेड के लिए, या फिर अलग अलग रिसोर्सेज के लिए, उन्हें हम बोलते हैं नोमैड्स। नेक्स्ट इस करोलताई। सो ये थी मंगोल ट्राइबल असेंबली जो चूज करती थी लीडर को, और इन्हीं ने चूज किया था जिंगिस खान एज द लीडर ऑफ मंगोल। यसा, ये था कोड ऑफ लॉ विच वाज इंस्टीट्यूटेड बाय जिंगिस खान। उसके बाद वी हैव क्यूमिन, दिस इज द लार्जेस्ट मिलिट्री यूनिट इन मंगोल आर्मी, जिसमें होते थे 10,000 सोल्जर्स। इनकी जो सारी ये यूनिट्स थी वो थी एज अ मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, नेक्स्ट इज पैक्स मंगोलिका। तो दिस वाज द पीरियड ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी अंडर मंगोल रूल। इस पीरियड में देयर वाज पीस एंड प्रोस्पेरिटी, इसीलिए इसे बोलते हैं पैक्स मंगोलिका। नेक्स्ट वी हैव इज इल्खनेट, ये थी मंगोल डायनेस्टी इन पर्शिया। इसके अलावा 3 जगह और भी डायनेस्टी एस्टैब्लिश की गई थी, तो वो भी आप एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना। इसके अलावा सिल्क रोड, सो दिस वाज द ट्रेड रूट कनेक्टिंग एशिया एंड यूरोप। ये एक ट्रेड रूट था जो एशिया को यूरोप से कनेक्ट करता था, और इसको मंगोल्स ने, जिंगिस खान ने रीस्टार्ट किया था, एंड साथ में प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की थी। नेक्स्ट इज स्टेपी, तो ये होते हैं वास्ट ग्रासलैंड जो कि प्रेजेंट है इन सेंट्रल एशिया, और यहीं पर ये जो नोमैड्स थे ये रहा करते थे। ठीक है, सो विद दिस हमने ये पूरा ही चैप्टर कवर कर लिया। अब जल्दी से देखेंगे कंक्लूजन। द मंगोल एम्पायर वाज नॉट ओनली वेरी पावरफुल मिलिट्री फोर्स बट आल्सो प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग ग्लोबल हिस्ट्री। बिल्कुल सही बात है, ये एक बहुत ही पावरफुल मिलिट्री फोर्स एम्पायर तो था ही, बट साथ में इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन शेपिंग द ग्लोबल हिस्ट्री। इट वॉज बोथ डिस्ट्रक्टिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव। डिस्ट्रक्टिव था, बहुत सारी सिटीज डिस्ट्रक्ट की, बहुत सारे लोगों को किल किया, लेकिन साथ में ट्रांसफॉर्मेटिव भी था। अलग अलग जो एरियाज थे, सिविलाइजेशंस थे, उनको आपस में लिंक किया, रूट स्टैब्लिश किए, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल लैंडस्केप जो थे वो भी डेवलप किए। ठीक है, तो ये सारा कुछ ही हुआ अंडर मंगोल एम्पायर, और इसीलिए हम इस एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारी डाइवर्स चीजें देखने को मिली। ठीक है, सो विद दिस चैप्टर नंबर 3 कम्स टू एन एंड। अब अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। टॉकिंग अबाउट द नोट्स, तो ये सारे ही नोट्स आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएंगे, तो आप वहां मुझे जरूर फॉलो करना ताकि आपको नोट्स और एक्सप्लेनेशन दोनों ही आराम से मिलते रहें। ऑल्सो ये बताना बिल्कुल मत भूलना कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।